सबके लिए आज एक मेरे मन में छोटा सा सवाल है। क्रिसमस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वेल, हम सब जानते हैं कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि महाशिवरात्रि किस दिन आती है, राम नवमी किस दिन आती है, कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन आती है, या गणेश चतुर्थी किस दिन आती है, नहीं याद। कैलेंडर से देखना पड़ेगा या फिर घर वालों से पूछना पड़ेगा, है ना। जय श्री राम। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। जानेंगे कि ग्रिगोरियन यानी कि अंग्रेज़ी कैलेंडर में क्या क्या कमियां, क्या क्या फ्लॉज हैं। उसके बाद मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे हिंदू कैलेंडर से। बताऊंगा कि हमारे हिंदू कैलेंडर में कौन से महीने होते हैं, तिथियां क्या होती हैं, पक्ष क्या होते हैं। और आखिर में हम जानेंगे कि हमारे जो त्यौहार हैं, कुछ फेमस फेस्टिवल्स, वो किस तिथि को सेलिब्रेट किए जाते हैं, ताकि आगे से आप खुद कैलेंडर देख के समझ पाएँ कि और याद रख सकें कि हमारे फेस्टिवल्स इन दिनों पे आते हैं। और अपने जन्मदिन और एनिवर्सरीज भी आप हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ही सेलिब्रेट करें। पर्सनली मेरे मन में क्रिश्चियंस कैथोलिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। क्योंकि वो अपने जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरीज उसी कैलेंडर के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं जो कैलेंडर उनके लॉर्ड क्राइस्ट के ऊपर बेस्ड है। और हम हमारे देवी देवताओं के जन्मदिन तो हिंदी कैलेंडर, हिंदी तिथियों के अनुसार निकालते हैं, लेकिन अपना जन्मदिन हम ग्रिगोरियन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग मॉडर्न तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया है ताकि एटलीस्ट कुछ लोगों को आज मैं अवेयर कर सकूं। ईस्टर वर्नल इक्विनॉक्स के बाद जो फुल मून आता है उसके नेक्स्ट संडे को सेलिब्रेट की जाती है। उससे 2 दिन पहले गुड फ्राइडे होता है। सो दिस ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है, ये सूट करता है कैथोलिक्स को कि वो इजीली अपने फेस्टिवल्स यहाँ से निकाल सकें। लेकिन जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं वो अंग्रेज़ी कैलेंडर से नहीं निकाले जा सकते। यही रीज़न है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे फेस्टिवल्स किस दिन आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने हिंदू कैलेंडर के बारे में भी नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज। चलिए मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं, मुहूर्त निकाले जाते हैं, समय निकाला जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे 2 लोगों की शादी 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर की रात को उनकी शादी है। कार्ड छप गए 10 दिसंबर के, लोगों ने आके खाना खाया, रात को 10 दिसंबर को शादी हो रही है। लेकिन आप ये जानते होंगे कि जो लावे फेरे होती हैं, जो रस्में होती हैं, जो फेरे होते हैं, जो वचन दिए जाते हैं, वो 12 बजे के बाद ही की जाती हैं सब। तो टेक्निकली देखा जाए तो कार्ड पे तो आपने डेट 10 प्रिंट करवा दी, लेकिन आपकी शादी तो 11 को हो रही है। अगर ये अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से हम जाएं तो 12 बजे के बाद तो अगला दिन हो गया। तो शादी का कार्ड था 10 का और जो हमारी रस्में, जो फेरे हो रहे हैं वो हो रहे 11 को। तो आप अपनी एनिवर्सरी किस दिन सेलिब्रेट करेंगे, 10 को या 11 को? कंफ्यूजिंग है, राइट? सिंपल बात बोलना चाहूँगा, जब आप अपनी शादी का मुहूर्त हिंदी कैलेंडर के अनुसार निकाल रहे हैं, हिंदी तिथि के ऊपर कर रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट भी हर वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार ही कीजिए। उसको सेलिब्रेट अंग्रेज़ी तिथि के अनुसार क्यों करना है आपको? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बात करता हूँ मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के ऊपर। ग्रिगोरियन कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोप ग्रिगोरी इन 1982, बट इट वॉज नॉट द ओरिजिनल वन। ग्रिगोरियन कैलेंडर को भी मॉडिफाई किया गया था और लिया गया था जूलियन कैलेंडर से। जी हाँ, और जूलियन कैलेंडर भी बेस्ड है रोमन कैलेंडर के ऊपर।
तो इससे ये बात तो हमें पता चल जाती है कि इंग्लिश कैलेंडर में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसका एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको। सितंबर, सेप्ट मीन्स 7, लेकिन सितंबर 9th मंथ है। अक्टूबर, ऑक्ट मीन्स 8, लेकिन अक्टूबर 10वां महीना है। नवंबर, नो मीन्स 9, लेकिन नवंबर 11वां महीना है। और दिसंबर का डेक मतलब 10, लेकिन दिसंबर 12वां महीना है। तो कुछ मिसमैच लग रहा है यहाँ पे, राइट। वो इसीलिए क्योंकि जो रोमन कैलेंडर था उसमें सिर्फ 10 महीने सेलिब्रेट किए जाते थे, जो कि मार्च से लेकर दिसंबर तक होते थे। रोमन कैलेंडर 304 दिनों का था और वो 10 महीने का था। वहाँ से चेंजेस किए जूलियस सीजर ने, जिसको जूलियन कैलेंडर का नाम दिया गया। और 1853 में जब पोप ग्रिगोरी ने जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया, तो वहाँ 5 अक्टूबर 1983 के बाद सीधा 15 अक्टूबर 1983 आ गया। तो जो बीच के 10 दिन थे वो वहाँ से गायब ही हो गए। और वो इसलिए करने पड़े क्योंकि जो जूलियन कैलेंडर था उसमें हर 400 साल में 100 लीप ईयर्स आते थे, और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक वर्ष 365.25 डेज का होता था। बाद में आज के टाइम पे जो लीप ईयर्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो हर 400 साल में 97 कैलकुलेट किए जाते हैं। इस प्रकार हर 128 सालों में एक दिन जूलियन कैलेंडर के हिसाब से बढ़ता जा रहा था, और इसी मुताबिक 16th सेंचुरी आते आते वो गैप 10 दिनों का हो गया। और उसके कारण जो फेस्टिवल्स, जो सीजन्स का अराइवल और डिपार्चर था वो मिसमैच होने लगा, जिसके कारण पोप ग्रिगोरी को वो चेंजेस करने पड़े। ग्रिगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर सिर्फ सोलर साइकिल पे बेस्ड है। अर्थ के जो सन के अराउंड रेवोल्यूशन है उसके अराउंड बेस्ड है। ये लूनर साइकिल को कंसीडर नहीं करता। यहाँ पे मंथ्स की जो डेट्स हैं, किसी महीने 30, किसी महीने 31, किसी महीने 28, ये रैंडम रखी गई हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ना ही आप आसमान स्काई की तरफ देख के ये बता सकते हैं कि आज कौन सा दिन है या आज कौन सी डेट है। ये काफ़ी फ्लॉज थे ग्रिगोरियन कैलेंडर में, क्योंकि एक तो टाइम टू टाइम बहुत बार नए नए लोगों ने इसको अडेप्ट करके इसमें चेंजेस किए, और जो फाइनली 15th सेंचुरी में जो बना वो भी आज के टाइम के मुताबिक एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आज भी लीप डेज एंड लीप सेकेंड्स का कुछ गैप है जो कि एडजस्ट किया जा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर की। हिंदू कैलेंडर बेस्ड है सोलर साइकिल और लूनर साइकिल दोनों पे। जी हाँ, लूनर साइकिल होता है अर्थ के अराउंड चंद्रमा का एक रोटेशन, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, अमावस्या से पूर्णिमा तक। ये साइकिल 29.5 डेज लेता है। हम जानते हैं कि अमावस्या से फुल मून होने तक जो फेज रहता है उसको हम कहते हैं वैक्सिंग मून, क्योंकि वहां पे मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मून ब्राइटनेस की ओर जा रहा है। इसको हम शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। और जब चंद्रमा फुल मून से वापस न्यू मून यानी पूर्णिमा से वापस अमावस्या की तरफ जाता है तो उसको हम वेनिंग मून कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मून डार्कनेस की तरफ जा रहा है, उसकी ब्राइटनेस डे बाय डे कम हो रही है, और उस फेज को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो आप जान गए, न्यू मून से फुल मून तक का जो फेज है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और फुल मून से वापस न्यू मून तक का जो फेज है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। हमारे यहाँ पे 15 तिथियाँ होती हैं, 1 से 14 और 15वीं तिथि होती है अमावस्या और पूर्णमासी। इसी तरह एक महीने में हर तिथि 2 बार आती है। 5th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत, जिसके अनुसार अर्थ को सूर्य के अराउंड एक चक्कर लगाने में 365.2417 डेज लगते थे, जो कि 365.2419 के काफ़ी क्लोज है। उस बुक में ना ही अर्थ का बल्कि मरकरी, सैटर्न और जुपिटर के भी ऑर्बिट टाइम दिए गए थे, जो कि एक्चुअल टाइम से बहुत मैच करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5th सेंचुरी में आया गया हमारा कैलेंडर और 15th सेंचुरी में आया गया ग्रिगोरियन इंग्लिश कैलेंडर। इतने पहले आने के बाद भी हमारा कैलेंडर बहुत एक्यूरेट था। क्यों? क्योंकि हम सन के साथ साथ मून को भी कंसीडर कर रहे थे अपनी तिथियां निकालने में।
तो दो तरह के महीने हो जाते हैं, सोलर मंथ एंड लूनर मंथ। सोलर मंथ 12 होते हैं, जिनके नाम अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और ये महीने अर्थ और सन के रिलेटिव मोशन के बेस पे बनाए गए हैं। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। दूसरा महीना होता है बैसाख। इसी तरह तीसरा महीना ज्येष्ठ। चौथा महीना होता है आषाढ़ का। पांचवा श्रावण, जिसको सावन का महीना भी बोलते हैं। उसके बाद भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अघन, पोष, मघा और 12वां महीना होता है फागुन का। लॉजिकली भी देखा जाए तो ये जो 1 जनवरी को इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाया जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब हम 31 दिसंबर से 1 जनवरी को एंटर करते हैं, ना ही कोई क्लाइमेटिक चेंज होता है, ना ही कोई सीजनल चेंज होता है, ना ही कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आता है। इसी तरह अगर हम अपना न्यू ईयर देखें, जो कि मार्च एंड और अप्रैल स्टार्ट के बीच में वेरी करता है, वो तब आता है जब नए फूल खिलते हैं, नया सीज़न की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ पे तो स्कूल्स में नए क्लासेस भी उसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं। फाइनेंशियल ईयर, बजट, सरकार का नया सत्र भी उसी समय स्टार्ट होता है। तो मार्च अप्रैल का जो टाइम जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल है, वो लॉजिकली तो वही सेट बैठता है नया साल, क्योंकि तब क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तब हमारे सोसाइटी में जो नई चीज़ें आती हैं वो भी मार्च अप्रैल में ही आती हैं। तो 1 जनवरी किस तरीके से न्यू ईयर है, वो तो लॉजिक से बाहर है। महीनों के बाद अब बात करते हैं तिथियों की, यानी कि डेट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं। तिथियां डिसाइड की जाती हैं लूनर साइकिल पे, और पहला दिन जो स्टार्ट होता है वो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, मतलब पूर्णमासी से महीने की शुरुआत होती है और अगली पूर्णमासी पे एक महीना खत्म हो जाता है। तो पूर्णमासी से लेकर जो पहले 15 दिन होते हैं उन्हें कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और आखिरी की जो 15 तिथियां होती हैं वो शुक्ल पक्ष में आती हैं। पहली तिथि को हम बोलते हैं प्रतिपदा, दूसरी तिथि को हम बोलते हैं द्वितीय, तीसरी को तृतीय, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। और आखिरी के 15 दिनों में फिर से ये तिथियां रिपीट होती हैं और अंत में आती है पूर्णिमा। इसी तरह एक लूनर साइकिल कंप्लीट होता है और हमारे यहाँ का एक महीना कंप्लीट होता है। अब ये जो लूनर साइकिल जो एक महीना है, ये 28 से लेकर 30 दिन के अंदर वेरी करता है। जनरली 29.5 डेज का रहता है एवरेज। पंचांग में तिथियों के ऊपर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसके ऊपर हम अलग से दूसरी वीडियो में बात करेंगे और हम डिफरेंसेस भी जानेंगे और ज़्यादा क्या है इंडियन कैलेंडर में और इंग्लिश कैलेंडर में। लेकिन आज हम फ़िलहाल अब आखिरी में देख लेते हैं कुछ फेमस फेस्टिवल्स, कुछ त्यौहार, और वो कौन कौन सी तिथियों और कौन कौन से महीनों में मनाए जाते हैं। तिथि, पक्ष और महीना, ये तीनों आप जान चुके हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम त्योहारों की डेट निकालेंगे कि त्यौहार कब पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, पंचमी 5वीं तिथि को पड़ती है मघा महीने में और शुक्ल पक्ष के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी जो कि चैत्र महीने में पड़ती है और उसकी तिथि है 9वीं तिथि और उसका पक्ष है शुक्ल पक्ष। जन्माष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी पड़ती है 8वीं तिथि को कृष्ण पक्ष के अंदर और जो महीना है वो है सावन का, यानी कि श्रावण। इसी तरह अगर हम नाग पंचमी की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है पंचमी मतलब 5वीं तिथि को पड़ती है शुक्ल पक्ष के अंदर और श्रावण महीने के अंदर। इस तरह अनेकों त्यौहार हैं जैसे महाशिवरात्रि, दशहरा, दिवाली। आप देखिए अपने आप कि वो कौन सी तिथि कौन से महीने और कौन से पक्ष में पड़ते हैं, क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जैसे कि हिंदू कैलेंडर, जिनके लिंक्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका जन्मदिन कौन सी तिथि में आता है, कौन से महीने में आता है और कौन से पक्ष में आता है। मकर संक्रांति की बात करूं तो एक त्यौहार है हमारे हिंदुओं में जो कि एक ही डेट को आता है। बाकी सब त्यौहार अलग अलग डेटों पे आते हैं, लेकिन मकर संक्रांति एक ही डेट पे आता है जो कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को आता है।
अब ऐसी एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जो मकर संक्रांति है वो सोलर साइकिल के ऊपर बेस्ड है, सूर्य की मूवमेंट के ऊपर, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। तो वो सोलर साइकिल के ऊपर त्यौहार बेस्ड है, इसीलिए वो फिक्स्ड है। बाकी हमारा कोई भी त्यौहार फिक्स डेट पे नहीं आता, वो त्यौहार हमें हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ही निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो लूनर साइकिल से जो महीना बनता है, मून की मूवमेंट से जो महीना बनता है वो 29.5 डेज़ का होता है, और जो सूर्य से जो महीने रखे गए हैं जो कि सोलर साइकिल के ऊपर बेस्ड हैं वो 30.5 डेज़ के होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 दिन का गैप आ जाता है। इसी तरह पूरे साल में ये गैप 10 दिन का हो जाता है और 3 साल के अंदर ये गैप 1 महीने का हो जाता है। तो सोलर साइकिल और लूनर साइकिल को मैच करने के लिए हमारे हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल में एक एक्स्ट्रा मंथ, एक अधिक महीना ऐड किया जाता है, जिसको अधिक मास कहते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि ये कब आता है, इसको कहाँ ऐड किया जाता है। अगली वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि तिथि को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलेंडर से नहीं देखना चाहते तो आप तिथि को अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे कि तिथि कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हम जाएंगे पंचांग के ऊपर, जी हाँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का, गणित ज्योतिष का। एंड पंचांग के 5 मुख्य पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पंचांग को रीड करना सीखेंगे, क्योंकि पंचांग के बिना ज्योतिष नहीं समझा जा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।